हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल का रेगुलेशन कैसे किया जाता है। हमने लास्ट वीडियोस में बातें की थी कि C4 साइकिल के अडेप्टेशन क्या हैं, C4 साइकिल के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देन हमने देखा कि उसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, पेप्केज एंजाइम हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम हो गया। इसके अलावा एक एंजाइम था जो डी कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे काम आ रहा था, NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम होते हैं। इन 3 एंजाइम को कंट्रोल करने पे इसका रेगुलेशन हो जाता है, C4 साइकिल का रेगुलेशन हो जाता है। इसके अलावा C4 साइकिल के साथ साथ बंडल स्थित सेल्स में क्या चल रही थी, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल की हमने स्पेशली अलग से बातें की थी। रुबिस्को एंजाइम होता है, उसके अंदर और भी सारे एंजाइम होते हैं, रीजनरेशन किया जाता है। थोड़ी लंबी प्रोसेस थी उसकी, लेकिन C4 साइकिल के अंदर ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है। 3 एंजाइम के बारे में स्टडी कर लें और बंडल स्थित सेल्स और मेसोफिल सेल्स के बारे में अगर स्टडी कर ली जाती है और थोड़ा सा ध्यान ये रख लिया जाता है कि डी कार्बोक्सिलेशन साइट क्या होती है और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और एक स्टेप जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है रीजनरेशन फेज में। इतने क्लियर होते ही C4 साइकिल अपनी जो है वो पूरी क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहला एंजाइम हमने देखा पेप्केज एंजाइम, और पेप्केज एंजाइम क्या कर रहा था, CO2 एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा था। यानी यह एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट पर क्या ऐड कर रहा था, CO2 को ऐड कर रहा था, और CO2 को फिक्स करने का काम पेप्केज एंजाइम कर रहा था। अब पेप्केज एंजाइम है वो किससे रेगुलेट होता है, फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। अब देखिए, फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन से अपना मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है। अब एमिनो एसिड्स के अंदर टोटली 20 टाइप के एमिनो एसिड्स अपन पढ़ते हैं जो मोस्ट ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और उन 20 टाइप के एमिनो एसिड्स में 5 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फॉस्फोरिलेशन किया जा सकता है, जैसे सेरीन हो गया, टायरोसिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया और हिस्टिडीन। ये 5 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर फॉस्फोरिलेशन हो सकता है। फॉस्फोरिलेशन हो गया तो डीफॉस्फोरिलेशन भी होता है, और फॉस्फोरिलेशन करने की वजह से, यानी कि एक एमिनो एसिड पे फॉस्फोरिलेशन करने की वजह से वह प्रोटीन और प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम या तो एक्टिव हो सकता है या फिर इनएक्टिव हो सकता है, यानी कि उस एंजाइम को रेगुलेट किया जा सकता है। अब देखते हैं पेप्केज एंजाइम को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो पेप्केज एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है पेप्केज काइनेज एंजाइम के द्वारा। अब एंजाइम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है काइनेज, एक होता है फॉस्फेटेज। जहां पर अपने को काइनेज नाम दिखता है इसका मतलब वह फॉस्फेट को ऐड कर रहा है, और अपने को नाम दिख जाए फॉस्फेटेज इसका मतलब होता है कि वह फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा है। तो इस एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि पेप्केज काइनेज का मतलब हो गया कि यह पेप्केज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम दे दिया पेप्केज काइनेज। लेकिन यह पेप्केज काइनेज जो होता है वो खुद इनएक्टिव होता है, यानी पेप्केज काइनेज है वो खुद भी इनएक्टिव होता है। और यह एक्टिव कब होता है, जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है। सनलाइट गिरने की वजह से यह एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही यह ATP को एनर्जी सोर्स के रूप में काम मिलेगा, और ATP को कन्वर्ट कर देता है ADP में। ATP को ADP में कन्वर्ट करते ही यहाँ से एक फॉस्फेट रिलीज होगा, और यह फॉस्फेट है वो पेप्केज एंजाइम के ऊपर ऐड कर देगा, और पेप्केज एंजाइम जो इनएक्टिव था फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की वजह से अब क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो इस प्रकार से पेप्केज एंजाइम को क्या कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया, और किसके द्वारा किया गया, पेप्केज काइनेज के द्वारा। अब मान लो पेप्केज एंजाइम का काम कंप्लीट हो गया, रात का समय हो गया, तो फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा तो इसका मतलब पेप्केज एंजाइम को कंटिन्यूसली एक्टिव ही नहीं रखना है, पेप्केज एंजाइम को वापस इनएक्टिव करना है। तो वापस पेप्केज एंजाइम को इनएक्टिव किया जाता है प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A प्रोटीन के द्वारा। यानी यह एंजाइम क्या काम करता है, पेप्केज एंजाइम से वापस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को वापस हटा देता है, और फॉस्फेट ग्रुप को हटाते ही यह क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। पेप्केज एंजाइम अब इनएक्टिव हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर कहीं पर भी एंजाइम के लास्ट में नाम दिख रहा है काइनेज, इसका मतलब वह अपने सबस्ट्रेट के ऊपर क्या ऐड करेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। और अगर आपको एंजाइम के नाम के लास्ट में दिख रहा है फॉस्फेटेज, तो इसका मतलब वह अपने सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। अब फॉस्फेट ग्रुप के ऐड करने से और रिमूव करने से कुछ एंजाइम जो होते हैं वो या तो एक्टिव हो जाते हैं और या
इनएक्टिव हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल आप देखने को मिलेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो फॉस्फेट ग्रुप की ऐड करने की वजह से एक्टिव होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने की वजह से इनएक्टिव होते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल। लेकिन एक्सेप्शनली कुछ एंजाइम आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की वजह से एक्टिव होने की बजाय इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि अभी अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की वजह से एक्टिव होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने की वजह से वह इनएक्टिव होते हैं। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो सेकंड एंजाइम है वो है PPDK, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम को हमने पढ़ा रीजनरेशन स्टेप्स में, जब पायरुविक एसिड को कहाँ से कहाँ लेके आए थे, बंडल से सेल से मेसोफिल सेल्स के अंदर लेके आए और मेसोफिल सेल्स के अंदर पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर एज ए एंजाइम किसने काम किया था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज ने काम किया था। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसके लिए भी एक इसी का स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन। यह एंजाइम का नाम है जो किसको रेगुलेट करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज को रेगुलेट करता है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज काम करने का तरीका कैसे है, यह एक थ्रियोनीन काइनेज है, यानी कि थ्रियोनीन एमिनो एसिड पर यह क्या ऐड करता है, फॉस्फेट ऐड करता है। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन की खास बात क्या है कि काइनेज एक्टिविटी भी ये खुद कर सकता है और फॉस्फेटेज एक्टिविटी भी यह खुद कर सकता है। हमने बाकी एग्जांपल अपन देखने को मिलते हैं कि काइनेज एक्टिविटी कोई अलग एंजाइम करता है और फॉस्फेटेज एक्टिविटी कोई अलग एंजाइम करता है। जैसे हमने इससे पहले पेप्केज एंजाइम पढ़ा, इसी के अंदर देखा कि पेप्केज काइनेज है वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का काम कर रहा था और प्रोटीन फॉस्फेटेज 2 है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम कर रहा था। दो अलग अलग एंजाइम है, वो दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। लेकिन फॉस्फोइनोल पायरुवेट डाइकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन की क्या खास बात होती है कि काइनेज एक्टिविटी भी यह खुद कर देता है और फॉस्फेटेज एक्टिविटी भी यह खुद कर देता है। दूसरी इसकी स्पेशल बात क्या है कि अगर PPDK एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है तो यह इनएक्टिव हो जाता है। PPDK एंजाइम के ऊपर हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है तो यह क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और अगर फॉस्फेट ग्रुप को वापस रिमूव कर दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसका सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा होता है। इसके अलावा PPDK रेगुलेटरी प्रोटीन की खास बात एक और होती है कि यह ATP को काम में नहीं लेके किसको काम में ले सकता है, ADP को काम में ले सकता है। यानी कि नॉर्मल आप एग्जांपल देखते हो कि एनर्जी सोर्स के रूप में किसको काम में ले जाता है, ATP को काम में ले जाता है और ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा एंजाइम है जो एनर्जी सोर्स के रूप में किसको काम में ले सकता है, ADP को भी काम में ले सकता है। अब ADP को काम में लेने का क्या फ़ायदा है और ये काम में कैसे ले सकता है। अपन जानते हैं कि PPDK एंजाइम जो है वो रीजनरेशन करने का काम करता है और रीजनरेशन करने का काम करता है, इसका मतलब रीजनरेशन जो है वो नाइट टाइम में भी हो सकता है, रात्रि के समय भी हो सकता है। अब नाइट के अंदर कोई एंजाइम काम कर रहा है और प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन नहीं चल रही, और लाइट रिएक्शन नहीं चल रही इसका मतलब ATP का सिंथेसिस नहीं हो रहा होगा। अब ATP का सिंथेसिस नहीं हो रहा लेकिन एंजाइम को काम करना है तो फिर वह एनर्जी सोर्स के रूप में किसको काम मिलेगा। तो इवोल्यूशन कोर्स के दौरान क्या हुआ कि ATP के बजाय यह एंजाइम किसको काम में लेने लग गया, ADP। अब नाइट टाइम में ADP फुल मात्रा में है, यानी कि ATP को ADP में कन्वर्ट किया गया है। दिन में फोटोसिंथेसिस किया गया तो ATP, बहुत सारी ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ATP की तो आपके पास में कमी है, नाइट टाइम में ATP की तो कमी है, लेकिन ADP की आपके पास कोई कमी नहीं है, ADP बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो PPDK नाइट टाइम में आसानी से काम कर सके, PPDK नाइट टाइम में रीजनरेशन आसानी से कर सके, इसके लिए यह क्या काम में ले सकता है, ATP के बजाय ADP को काम में ले सकता है और यह किस में कन्वर्ट कर देता है, AMP को। अब देखिए ATP, ADP, AMP हमने इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलती है कि ATP के पास में 3 फॉस्फेट होते हैं, ADP के पास में 2 फॉस्फेट होते हैं और AMP के पास में 1 फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट के नाम पर ही इनके नाम दिए गए हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि 1 फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट। तो
एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका मतलब एक फॉस्फेट यहाँ से हटा दिया गया, ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया, और यह फॉस्फेट वहाँ से हटा के कहाँ लगा दिया गया था, इस एंजाइम के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से एडीपी यानी ट्राईफॉस्फेट बन के किस में कन्वर्ट हो गई, डाईफॉस्फेट में। तो इस प्रकार से एटीपी है वह काम करती है, और एटीपी अपना फॉस्फेट ही किस पर ट्रांसफर कर देती है, दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर कर देती है। जब लाइट रिएक्शन चलती है तो फॉस्फेट को वापस से रीजनरेट करके हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बनाकर वापस से क्या बना लिया जाता है, एटीपी का सिंथेसिस कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से पीपीडीके एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दोनों काम ड्यूअल रोल कर सकता है। थ्रियोनिन काइनेज यह एंजाइम होता है, इसके अलावा एटीपी के बजाय एडीपी को भी काम में ले सकता है। ऐसा एंजाइम है जो नाइट टाइम में भी काम कर सकता है। पेप्केज एंजाइम है वो नाइट टाइम में काम मोस्ट ऑफ नहीं करता, स्पेशल केस में करेगा, एक केम साइकिल में। अभी जस्ट C4 साइकिल के बाद में अपन केम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक स्पेशल केस में करेगा, वहाँ पर उसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में पेप्केज एंजाइम डे टाइम में काम नहीं करता। और डे टाइम में काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसको एक्टिव करने वाला एंजाइम पेप्केज काइनेज है वह लाइट से एक्टिव होता है। अब नाइट टाइम में लाइट होगी नहीं तो यह एक्टिव नहीं होगा, और यह एक्टिव नहीं होगा तो पेप्केज एंजाइम को भी एक्टिव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब C4 साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी अलग से एंजाइम होते हैं। C4 साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, इनके एंजाइम करते हैं, जैसे पेप्केज हो गया, रूबिस्को हो गया, पीपीडीके हो गया। लेकिन सिस्टम ने क्या कर रखा है, इनको भी रेगुलेट करने के लिए दूसरे एंजाइम बना रखे हैं। यानी कि एक इतना लंबी चेन है जो आसानी से रेगुलेट होती है और फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट उसके बाद में एंजाइम आता है NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो रेगुलेट होता है फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम के द्वारा। अब फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है। यानी कि हाइड्रोजन आयन को एक दूसरे पर शिफ्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो फेरोडोक्सिन है, फेरोडोक्सिन के बारे में हमने पढ़ा है, और फेरोडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को ले रहा था नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन फेरोडोक्सिन है वो एक फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम होता है। फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को कर देता है ट्रांसफ़र। उसके बाद में फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम है वह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है थायोरेडोक्सिन के पास। यानी कि थायरोडोक्सिन भी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। यहाँ फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन चला, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की जर्नी चल रही है। अब यह थायरोडोक्सिन जो है वो टारगेट एंजाइम के ऊपर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, टारगेट एंजाइम को रिड्यूस कर देता है, और टारगेट एंजाइम को रिड्यूस करने की वजह से वह एंजाइम एक्टिव हो जाता है। यानी कि NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज को इसको एक्टिव करना है, तो ये थायरोडोक्सिन क्या करेगा, यहाँ पर नीचे NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है उसके ऊपर रिड्यूस कर देगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की वजह से क्या होगा कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है वो एक्टिव हो जाता है। इस प्रकार से एक एंजाइम C4 साइकिल के अंदर एक एंजाइम को एक्टिव करने का काम या रेगुलेट करने का काम जो है वो फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम करता है। और फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि C3 साइकिल को मोस्ट ऑफ रेगुलेट करने का काम जो है वो फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम का ही होता है। C3 साइकिल के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एक रूबिस्को एंजाइम को छोड़ करके, रूबिस्को एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है रूबिस्को एक्टिवेज एंजाइम के द्वारा, जिसकी वजह से रूबिस्को एंजाइम एक्टिव होता है। इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं उसको फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम रेगुलेट करता है, और ह्यूमंस में भी फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी डिटेल साइकिल, यानी कि डिटेल साइकिल जो है वो ऐसी होती है कि वापस से यह रिसाइकलिंग होगी और वापस से इलेक्ट्रॉन जो है फेरोडोक्सिन तक पहुँच सकता है। ये कैसे पहुंच सकता है, क्या होता है, यह अपन किसी एक अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम क्या होता है। वहाँ पर तो सिंपल से सिंपल बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है कि फेरोडोक्सिन रिड्यूस फॉर्म में है, फेरोडोक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा फेरोडोक्सिन थायोरेडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम के पास में, यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा थायोरेडोक्सिन के पास में, और थायोरेडोक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टारगेट एंजाइम के पास में। जो भी इसका टारगेट एंजाइम होगा उसके पास में ट्रांसफ़र करके उसको एक्टिव करने का काम करता है। तो ये होता है C4 साइकिल का रेगुलेशन। इस प्रकार से C4 साइकिल का रेगुलेशन होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने ये सब चीज़ों को पढ़ा।
अभी हम देखेंगे कि वाटर की और भी ज़्यादा कमी हो गई, एकदम रेगिस्तान जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वहाँ पर धूप भी बहुत तेज़ है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी भी बहुत तेज़ है, तो आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, यानी कि प्लांट है वो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है, CO2 अवेलेबल है नहीं, दुनिया भर का टेम्परेचर है, तो इन सब चीज़ों को फेस कैसे किया जाता है वो सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और वो चीज़ बात होगी केम प्लांट्स के बारे में, यानी कि धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता गया, एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज होती गई। शुरू में बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं था, CO2 की मात्रा है वो ऑप्टिमम मात्रा अवेलेबल थी, यानी कि जितनी CO2 चाहिए उतनी ज़्यादा CO2 थी वहाँ पर, जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है CO2 की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, अवेलेबल CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है, और टेम्परेचर कम होता जाता है तो CO2 है वो बढ़ती जाती है, यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि माइनस टेम्परेचर पहुंच गया तो भी ऐसा नहीं है कि CO2 की मात्रा उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंचते पहुंचते CO2 की मात्रा है वो भी ऑप्टिमम हो जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की भी कमी आ जाती है और CO2 की भी कमी आ जाती है, उसके साथ साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए फेस करने के लिए प्लांट क्या करता है, इवोल्यूशन ने उन चीज़ों को क्या अडेप्टेशन दिए, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ और कैसे वह अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और वो कैसी होगी, केम प्लांट। तो C3 से एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली, जिसकी वजह से क्या बना, C4 प्लांट बना। लेकिन C4 प्लांट से भी हाईली अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गई, तो फिर अडेप्टेशन किसका हुआ है, केम प्लांट। अभी तक लास्ट में किसका अडेप्टेशन हुआ है, किसका इवोल्यूशन हुआ है, केम प्लांट्स का ही इवोल्यूशन हुआ, जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान के अंदर, जैसे कि कैर का पेड़ है, खींप का पेड़ है, जितने भी अपना आसपास में देखते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, केम प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में केम प्लांट के साथ में, इसका अडेप्टेशन कैसे हुआ, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।